हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर की ऋषि कृषि श्रृंखला के अंतर्गत हम बहुत ही अलग टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं, खस की खेती पे। बहुत किसान भाई इसके बारे में नहीं जानते हैं। हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आज अतुल सर, जो एक कृषि विशेषज्ञ हैं। इनसे हम इसके बारे में गहन जानकारी लेंगे। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अतुल सर, आप आज फिर आए हैं हमारे स्टूडियो में और हमारे श्रोताओं और व्यूअर को इतनी अच्छी जानकारियाँ दे रहे हैं, इसके लिए तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कि आपने ये मौका हमें दिया कि किसानों तक हम ये जानकारी पहुंचा पा रहे हैं और किसान भाई इस जानकारी से जागरूक हो रहे हैं और अपनी जो आय और इनकम का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। अब सबसे पहले आते हैं खस की खेती। इसको मूज भी हम लोग शायद बोलते हैं इधर, तो इसके बारे में खस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। लेकिन ग्रामीणों में देखा जाता है कि अक्सर नहर के किनारे या जो नाले हैं, ड्रेनेज वगैरह हैं, उसके किनारे ये बड़े बड़े निकले होते हैं, मूज जिसे बोलते हैं। अक्सर गाँव में देखा जाता है कि जो झोपड़ियाँ होती हैं, इसकी जो डंठल होती है काट के झोपड़ी बना दी जाती है। खस यही चीज़ है। लेकिन जिस खस की बात आज हम करने वाले हैं, वो दूसरी वैरायटी है। बस वो खस और वो उस खस में अंतर ये है कि उस खस की ऑयल परसेंटेज कम होती है और जिस खस की आज हम बात करने वाले हैं उस खस में ऑयल परसेंटेज ज़्यादा होता है। यानी किसान भाई हमारे ये नहीं जानते हैं कि खस से यानी मूज से भी हम लोग पैसे कमा सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अतुल सर, इसके बारे में हमें बताइए कि खस की खेती या व्यवसाय करने के लिए कितनी पूंजी की ज़रूरत है? खस की तैयार फसल को किस स्थिति में बेचा जाता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, अगर खस की खेती की बात करें तो अगर हम पूरे खेत में खस लगाना चाहते हैं, या तो जैसे हम मेड़ के किनारे लगाएं, या फिर अगर पूरे खेत में लगाना चाहते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे नदी के किनारे, नालों के किनारे, जहाँ पे स्लोपी जो सॉइल है, मिट्टी है, खेत है, वहाँ पे अधिकतर किसान लगाते हैं और हम लोग वहाँ पे प्रेफर भी करते हैं। लेकिन अगर खस की खेती कोई बड़े स्तर पे करना चाहता है, पूरे खेत में लगाना चाहता है, तो 50 से 60,000 या 70,000 मान के चलिए पूरी पूंजी लगती है इसको लगाने में। और जो इससे प्रोडक्शन, जो तेल उत्पादन होता है, उसको बेचने के लिए हमारा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट है, आप यहाँ पे इससे आप मीट करके जो बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं, आप उनको दे सकते हैं। क्योंकि इसका उपयोग जो होता है ये सौंदर्य सामग्री जो बनाने में उसमें किया जाता है, इसका तेल का उपयोग। अच्छा, तो आप बताएं कि इसके सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे जा करके आप इसे बेच सकते हैं। खस की फसल तैयार होने में कितना समय लग जाता है अमूमन? देखिए, अगर खस की रुपाई हम जब करते हैं, स्लिप की, जब इसके स्लिप को हम जब लगाते हैं, तो ठीक 11 से 12 महीने इसको तैयार होने में लगते हैं। 11 से 12 महीने तैयार होने में लगते हैं। जब ये तैयार हो जाती है तो इसकी कटाई करके इसके जड़ों को हम निकाल कर डिस्टिलेशन यूनिट यानी कि आसवन इकाई जो होती है उसमें हम इसको डाल के इसके तेल को निकाल लेते हैं। तेल को निकालने के बाद हमने जो बताया कि सीमैप से पहले से हमको इसके बारे में ट्रेनिंग एक ले लेनी चाहिए, या सीमैप के वैज्ञानिकों से मिल के इसको एक किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या सीमैप से डायरेक्ट आप मिल के मीट करके आप उनसे डिसाइड कर लें कि हमको किसको देना है। अच्छा। फिर डिस्टिलेशन यूनिट से आप जो ऑयल निकालते हैं वो ऑयल आप वहाँ ले जाके बेच सकते हैं, दे सकते हैं, जो भी दाम है आपको वहाँ पे मिल सकता है। 1 एकड़ में कोई किसान इस फसल को उगाता है तो उसे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट कमा पाएगा उससे? अगर 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 40,000 रुपये इसमें लागत आएगी। और जो प्रॉफिट की बात करें तो 1,20,000 से अमूमन लगा के 1,40,000 तक इसमें फ़ायदे की गुंजाइश की जा सकती है। चूँकि वो उस टाइम मार्केटिंग पे डिपेंड होती है, क्योंकि इसकी मार्केटिंग ऊपर नीचे होती रहती है। मान लीजिए 1 एकड़ हमारा खेत है, तेल निकला और
उस तेल की कीमत क्या होती है? तेल की कीमत निर्धारित करती है, जैसे मार्केट पे तो वो निर्धारित करती है, मैंने बता दिया। अब मार्केट किस बड़े स्तर पे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अभी हम बता रहे हैं किसान भाइयों को कि खस कोई चीज़ है, मूंज अभी तक किसान भाई अगर नहीं जानते थे, तो अभी हम बता रहे हैं और मेरे से प्रेरित होके, हमारी इस जो भी प्रोग्राम है प्रेरित होके वो खस की खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। और कोई किसान पहले से ही खस की खेती कर रहा है, तो वो खस के तेल को अधिक से अधिक दाम में बेच रहा होगा। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद अगर कोई जागरूक होके ज़्यादा किसान लगाते हैं और वहीं पे ज़्यादा वो प्रोडक्शन लेके जाते हैं, तो वहाँ मार्केट थोड़ा प्रभावित होता है। तो वहाँ पे जो रेट जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। और उपयोग की जो आप बात कर रहे हैं, तो इसका उपयोग जो सौंदर्य सामग्री है, जैसे आपने सुना होगा कि साबुन में गुलाब जल डाल दिया जाता है। और कई सारी तरह हैं, उसमें बताते हैं कि गुलाबरी डाल दिया जाता है, गुलाब जल डाल दिया जाता है, जबकि ये हम एकदम से तो नहीं कह सकते और हमारा ये चैलेंज नहीं है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लेंडिंग किया जाता है। 1 टन अगर गुलाब की पत्तियां, पंखुड़ियाँ जो हैं, अगर उसका तेल निकाला जाए, अच्छा, तो 1 से 2 लीटर तेल केवल निकलेगा। अब आप सोचिए कि मार्केट में जो गुलाब जल, गुलाबरी और जो साबुन सौंदर्य सामग्री जो आ रही है, वो जो आ रही है, उसमें लोग कहते हैं कि सौंदर्य सामग्री में गुलाब जल डाला गया है, इसमें गुलाब वो पड़ा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इतने मात्रा में तो ये असंभव ही है। तो उसका जो सब्स्टिट्यूट है, ये खस है। इसमें उसकी खुशबू आती है। पान मसाला जो होता है उसमें ये उपयोग किया जाता है, जो पान मसाला आजकल खाने में प्रचलन में है, ये सब, और सौंदर्य सामग्री में इसका उपयोग किया जाता है। अब काफ़ी किसान भाई इस चीज़ को जान करके उत्साहित हैं कि इसकी खेती कैसे करें, तो थोड़ा तरीका बताइए सर, कैसे? देखिए, खेती की बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि खेती करने के लिए ये उन किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनकी खेत नदी, नालों के किनारे, नहरों के किनारे, या अधिकतर नदियों में देखा जाता है कि बाढ़ आने के समय पे अगर स्लोपी मतलब ढलान वाली जो खेत है, उनमें वो कुछ नहीं लगा पाते, क्योंकि बाढ़ आती है और सारा फ्लड में बह जाता है। अगर वो वहाँ ये लगाते हैं तो आप देखते होंगे कि पहले से नहरों पे और जो हमारे ड्रेन बने हुए हैं, जल निकास के लिए ड्रेन बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत पहले से गवर्नमेंट ने लगवा रखी है। और वो इसलिए लगवा रखी है ताकि मृदा का क्षरण न हो सके। और आपने देखा होगा कि आप वहाँ वो जहाँ लगी होती है वहाँ की मिट्टी बहती नहीं है। हाँ सर। तो ये लगाने से सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा ये हुआ कि हमारी मिट्टी बहेगी नहीं। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि 12 महीने में हम तेल निकाल लेंगे उससे। सबसे बड़ा फ़ायदा। और तीसरी सबसे इसका जो बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ना सिंचाई की आवश्यकता होती है, ना खाद की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपने देखा होगा जो ड्रेन पे, नहर के किनारे मूंज होती है, क्या उसमें कभी कोई पानी डालने जाता है? कोई नहीं है। अगर टेम्परेचर हाई से हाई हो जाए, ह्यूमिडिटी के लो से लो हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, वो जैसे कि तैसे पड़े रहते हैं। कभी उस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो ऐसे करके किसान भाई बहुत ही कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा के अपने आय में उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। अपने गोरखपुर में सर देखा जाए, अगर किसान इस फसल की खेती करना चाहते हैं खस की, तो उससे संबंधित जो रॉ मटेरियल है, जैसे बीज हो गए, कहाँ पे ये मिलेंगे? देखिए, अगर जब रॉ मटेरियल की बात करें तो या तो आप पुराने किसान, पहली बात देखिए, ये सब मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट जितने भी होते हैं, इसके इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसको CMAP के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ पे जाके इसके बारे में पहले वैज्ञानिकों से इसकी जानकारी, सटीक जानकारी लीजिए। किसान भाई जो भी हैं उनसे हम बताएं, सटीक जानकारी अगर न लें, अगर अधूरी जानकारी लेते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। तो सटीक जानकारी लीजिए, और सटीक जानकारी होने के बाद आप वो बता देंगे कि पहले आपके हो सकता है गोरखपुर में बहुत से लोग लगा रहे हों, आपको पता ही ना हो, तो आपको गोरखपुर में ही उसकी जो स्लिप हैं वो मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिलती है तो CMAP जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, औषधि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का, वो आपको ये स्लिप जो इसकी जो होती हैं, स्लिप्स होती हैं लगाने के लिए, वो प्रोवाइड करवाती है।
अच्छा, ऐसा है क्या सर कि अगर हम लोग वहाँ पे जाकर बात कर ले तो हमारे घर तक पहुँचाने की सुविधा है क्या? जी हमारा एरोमा मिशन के अंतर्गत ऐसे स्कीम चलती है। आपको इसकी जो प्रोसेसिंग मतलब जो खर्च होगा वो वहन करना होगा, बाकी ये आपके घर तक आपके फील्ड तक पहुंचा दी जाती है वहाँ से। अगर कोई किसान ऐसा है जो आपके नज़दीक में खेती कर रहा है तो उसको बता दिया जाता है कि आप इनसे मिलिए और किसान को दोनों की मीट करवा दी जाती है, क्योंकि इसका प्रवर्धन किया जाता है स्लिप से। अच्छा। स्लिप का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा मूंज निकलती हैं तो मूंज की अगर एक डंठल ऐसे बीच वाली निकली हुई है तो ऐसे किनारे किनारे और भी निकली होती हैं। और स्लिप को हम लगभग 6 से 12 इंच से ऊपर से काट के बाकी की जो जड़ें होती हैं वो उसमें से कई सारा निकाल लेते हैं, उसी जड़ की रुपाई हम खेत में करते हैं। अच्छा। तो जो पहले से लगा रहा होगा वो उस जड़ को कहीं ना कहीं वो बेचेगा ही, नहीं बेचेगा तो उसका तेल निकालेगा। हाँ। तो इस हिसाब से वो अपने नज़दीकी क्षेत्र में वो जो सीमैप से जो वैज्ञानिक बताएंगे प्रेफर करेंगे, आप वहाँ से स्लिप खरीद सकते हैं। स्लिप के जो खरीदने की बात आती है तो जो स्लिप की जो खर्च आती है प्रति स्लिप, वो अगर सीमैप से लेते हैं तो 2 रुपये प्रति स्लिप आती है। अच्छा। और हो सकता है अगर किसान से अगर आप लेते हैं या फिर कहीं और से लेते हैं तो थोड़ा बहुत ये मूल्य का ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा सर, इसकी खेती में तो मौसम की कितनी भूमिका है? अगर मौसम ऐसा तो नहीं है कि ठंडी वाले जगह पे नहीं होगा या ऐसा गर्म वाले जगह पे नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खस हर जगह पे लगाई जा सकती है। अभी बस्ती में हमारे हाल ही में बस्ती में एक किसान थे जिनकी लगभग 30 एकड़ की ज़मीन केवल नदी के किनारे ही थी। अच्छा। और वो घाटे के सिवाय उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा था और बहुत परेशान थे। अचानक से किसी के कहने पे किसान मेले हमारे यहाँ किसान मेला लगता है जनवरी में लास्ट में। कहाँ पे सर? लखनऊ सी मैप में। अच्छा। तो वहाँ पे किसान मेले में आए हुए थे, उनको ये जानकारी मिली। अभी वो काम कर रहे हैं और वो करोड़ों में खेल रहे हैं, मतलब वो उनकी आय करोड़ों में है। और सबसे अच्छी बात, आय की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, आप मोदी जी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने। उन्होंने अपने साथ कम से कम 50 किसानों को भी जोड़ा हुआ है जिनको वो अपने यहाँ फील्ड पे काम पे रखे हुए हैं। वो कुछ ना कुछ अपने यहाँ कोई निराई गुड़ाई में लगा हुआ है, कोई स्लिप की कटाई में लगा हुआ है, कोई छटाई में लगा हुआ है, कोई डिस्टिलेशन उसका यूनिट पे उसका तेल निकाल रहा है। तो ऐसे करके आप उसकी 50 रोजगार भी दे सकते हैं। मौसम की बात करें तो मौसम की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, क्योंकि मूंज जो आप देखते हैं उसमें आप देखे होंगे कि ठंडी गर्मी बरसात वो 12 महीने हर एक नक्षत्र में वैसे ही रहता है, उसमें कोई वो नहीं होता। सही कह रहे हैं, हमने भी देखा है। मूज बोला जाता है, गांव में कहावत है एकदम मूजे है। हाँ, यानी जिसका कोई निराई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं, मौसम जिस पे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, और मूज अपने आप हो भी जाता है। और लोग गांव में इवन हम देखते हैं इतनी जानकारी नहीं है कि मूज से भी पैसा कमाया जा सकता है। मूज ठीक है, हम उपज तो आसानी से ले लेते हैं, तो कोई रिस्क फैक्टर भी है क्या इसमें? नहीं, इसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। रिस्क फैक्टर तब आती है जब इसकी डिस्टिलेशन यानी आसवन, जब इसकी तेल निकाली जाती है। तेल की जब निकाला जाता है तब उस समय जो डिस्टिलेशन यूनिट है उसमें कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे पानी की मात्रा वगैरह टैंक में देखने की। तो अगर जिसके यहाँ अगर आपका खुद का डिस्टिलेशन यूनिट है तो आप जहाँ से डिस्टिलेशन यूनिट लेते हैं या तो वो सारी प्रक्रिया आपको बता देंगे कैसे आपको ये मशीन चलानी है, या तो अगर आप कहीं पे किराए पे जाते हैं निकलवाने के लिए ऑयल डिस्टिलेशन करवाने के लिए, तो वो उनको पहले से ही पता होता है कि हमको क्या करना है। अन्यथा की स्थिति में जैसे न जानकारी होने पे टैंक में कुछ पानी होना चाहिए, भाप से वो बन के तेल निकल के आता है। अगर पानी ना हुआ तो सारा अंदर ही जल जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया कि वैज्ञानिक से मिलके ही आप कुछ भी करें, जो भी करें, पहले एक सुझाव जरूर लें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये रिस्क जो भी होता है बिजनेस करने से पहले थोड़ा किसी से, वो पुरानी कहावत है बुजुर्ग से, कोई बुजुर्गों से जो भी हो सलाह ले लेनी चाहिए।
तो आप इस तरह से इसकी खेती कर सकते हैं और अधिक लाभ भी कमा सकते हैं और लोगों को रोज़गार भी दे सकते हैं। किसान भाई जानना चाहते हैं कि इससे साल भर में कितने पैसे बचाए जा सकते हैं अगर हम 1 एकड़ में इसकी खेती करें तो? 1 एकड़ में खेती करते हैं तो मैंने बताया आपको कि 40 से 60,000 के रुपए 60,000 इसमें पूंजी लगती है। अच्छी मतलब मैंने कम से कम बताया, अगर बिक्री अच्छी ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़िया है, 1.5 से लगा के 2 लाख रुपए तक इसमें हम बचा सकते हैं। सर अगर देखा जाए तेल मान लीजिए हमने निकाल लिया या उत्पादन कर लिया तो उसे हम कहाँ कहाँ मार्केट में ले जा सकते हैं जहाँ पे उचित मूल्य मिले? मार्केट में मैंने बताया कि सीमैप जो है, सीमैप में आप खुद दे सकते हैं। हाँ। या सीमैप आपको ऐसी इंडस्ट्री खुद बताएगी जो इंडस्ट्री साबुन बनाने वाला, कुछ पान मसाले, ये गुटखा वगैरह जो भी बनाते हैं, जो पेय पदार्थ बनाने वाली कुछ कंपनीज हैं, वो आपके खुद घर से आके ले जाएंगे। आप उनसे कांटेक्ट ले लीजिए, कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपसे बातचीत करते रहेंगे, वो आपसे खुद लेके जाएंगे। और अभी जो आपने इसके पहले सवाल पूछा कि मुनाफे की बात, तो हम आपको बता दें कि अगर आपको लगता है कि हमारे जो तेल की कीमत अभी कम है तो आप इसको स्टोर करके कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं और मार्केट जब हाई मतलब इसका तेल की वैल्यू प्राइस जो जब ज़्यादा हो तब जाके बेचें तो हो सकता हो इससे अधिक बढ़िया कमाई हो। हाँ। तो इस हिसाब से भी चूँकि किसान तो यही करता है, तो इस हिसाब से भी करके आप अधिक लाभ ले सकते हैं। अतुल सर, जो भी हमारे लिसनर व्यूअर देख सुन रहे हैं तो जाते जाते खस की खेती अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें क्या आप सलाह देंगे? किसान भाइयों को हम वेटिवर जो खस के नाम से जाना जाता है, हम उनसे यही सलाह देंगे और यही उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो भी मैंने जानकारी दी इसको वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें और इसको ऐसी भूमि जहाँ वो कुछ भी न लगाते हों, अउर्वर भूमि जो उनकी है जहाँ वो कुछ न लगाते हों, और ऐसी भूमियाँ जहाँ पे जो नदी नालों के किनारे हैं उस भूमि का भी सदुपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाएं। और जैसे मैंने बताया कि कई लोग इसकी खेती करके कई लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो ऐसे आप भी अपनी खेती करके खुद का डिस्टिलेशन यूनिट बना के आप रोज़गार दे सकते हैं और एफपीओ एनजीओ के माध्यम से भी इसके जो स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसके लाभ लेके आप इसकी यूनिट खुद बैठा सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल सर, खस जैसे संगंध पौधे पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे किसान भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जो आपने हमें ये मौका दिया और लगातार निरंतर आप हमें मौका देते जा रहे हैं और हमारे माध्यम से किसान भाई कुछ न कुछ जानने को मिल रहा है। उम्मीद है कि हमसे जो भी प्रेरणा किसानों को मिल रही होगी, किसान भाई इससे काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे और इसी के साथ हम आपको भी धन्यवाद देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, लाउड स्पीकर 90 FM को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला में थे कृषि विशेषज्ञ अतुल सर। आशा करते हैं कि जो भी हमने चर्चा की वो बहुत ही ज्ञानवर्धक रही होगी। फिर आपसे अगले श्रृंखला में होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।